हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम महिंद्रू आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बायोस्कोप के अंदर। आज की क्लास में हम अपनी एनसीईआरटी शॉटगन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के जो हैं वो एनसीईआरटी रिवाइज करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। और हम स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा, वो जो है कह रहा है कि विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्यूरिफाई प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सी टेक्निक यूज होती है? तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, राइट। आगे लिखा है प्लांट बैक्टीरिया फंगस फंजाई एनिमल हुज जीन हैव बीन ऑल्टर्ड। ऐसे प्लांट बैक्टीरिया फंगस या एनिमल जिनके जीन में आप चेंजेस कर चुके हो उनको क्या बोलते हो? उनको कहते हो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओ। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बताने हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन हैज मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेस। बिल्कुल सच बात लिखी हुई है बेटा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से क्या है, ज्यादा टॉलरेटिंग बना सकते हो आप क्रॉप को, और क्रॉप जो है वो ज्यादा टॉलरेट कर पाती है ए बायोटिक स्ट्रेस को। ठीक है। रफ कंडीशंस को ज्यादा झेल पाएंगी वो, और आपके सैलाइन कंडीशंस को ज्यादा झेल पाएंगी, तो ज्यादा टॉलरेटिंग हो गई है। नाउ जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज इंक्रीज रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये फॉल्स हो गया। ठीक है। अरे जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद तो आपने प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया, तो प्लांट अगर पेस्ट रेजिस्टेंट हो गए तो आप कैसे बोल पा रहे हो कि आपने जो है रिलायंस बढ़ा दिया किसके ऊपर? केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर। तो ये गलत हो गया ना, कम हो गया बल्कि केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज, क्योंकि अब ऑलरेडी प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट बन रहे हैं। ठीक है। अगले आगे बोल रहा है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जो केमिकल्स हैं, ठीक है, is an option that can be thought of for increasing the production, food production। बिल्कुल सच बात है, आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये भी कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर एक एग्रीकल्चर की टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हो, क्रॉप के इंप्रूव कर सकते हो। आपकी एनसीईआरटी में तीन ऐसे दिए हैं। ठीक है। एक दिया है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एक दिया है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ठीक है, और एक दिया है आपका क्या, विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। तो ये तीन तरीके दिए हैं आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के, चेक करना पहली पेज पे इस चैप्टर के। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडिंग इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बिल्कुल सच लिखा हुआ है। एंड इट वाज इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ये फॉल्स हो गया। ठीक है। ये गलत है कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान फूड की सप्लाई को तो ट्रिपल कर दिया, लेकिन फूड की सप्लाई ट्रिपल होने के बावजूद भी एक्चुअल में उतनी नहीं थी कि ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसकी बराबरी कर पाए। ठीक है। इसीलिए हमको और अच्छी टेक्निक्स की जरूरत थी, तब आके हेल्प किया बायोटेक्नोलॉजी ने, कि बायोटेक्नोलॉजी ने ड्रास्टिकली फूड की जो ग्रोथ है वो बढ़ा दी। वो सेम प्लांट को आपने इतना इंप्रूव कर दिया उसमें उसके जीन में मॉडिफिकेशन करके कि अब वही प्लांट जो पहले बीमार हो जा रहा था अब वो बीमार नहीं हो रहा है, जिसको पेस्ट खा जा रहे थे अब वो नहीं हो रहा है, वही प्लांट में जो न्यूट्रिशन क्वालिटी थी कम थी वो अब आपने बढ़ा दी है। तो अपनी मर्जी से आपने प्लांट को टेलर मेड कर दिया है। तो टेलर मेड प्लांट्स आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म दी हुई है, आपसे स्किप हो गई होगी अगर आपने कभी पढ़ी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलर मेड? टेलर मेड प्लांट मतलब जिस प्लांट में या जिस क्रॉप के अंदर हमने अपनी मर्जी से कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दिया है। ठीक है। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए, उसको एबायोटिक स्ट्रेस झेलने के लिए, ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। ठीक है। तो टेलर मेड प्लांट्स कहते हैं हम उनको। आगे बोल रहा है विच टाइप ऑफ प्लांट आर क्रिएटेड विद द यूज ऑफ जीएम जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू सप्लाई ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्री। तो ये भी बेटा आपके टेलर मेड प्लांट, ये वही वाली स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रहा था, तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। तो कौन सा टाइप के प्लांट है, इनको हम बोलते हैं टेलर मेड प्लांट्स। तो टेलर मेड प्लांट्स कोई पूछेगा क्या होता है तो अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दीज आर सॉरी, टेलर मेड प्लांट्स। उसके बाद बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड। बीटी टॉक्सिन किस बैक्टीरिया से बनता है? तो बीटी की फुल फॉर्म ही बतानी है यहाँ पे तो आपको। ठीक है। तो बीटी की फुल फॉर्म होती है बेटा बैसिलस, बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। तो बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस
जो आपका बैक्टीरिया है उससे जो टॉक्सिन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज योर बीटी टॉक्सिन। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ जीन हैव बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड एक्सप्रेस इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स। ठीक है, तो कौन सा टाइप का जीन है जो बैक्टीरिया में से निकाला गया, तो जीन है बीटी टॉक्सिन, बीटी को बनाने वाला टॉक्सिन जी। ठीक है, बीटी टॉक्सिन जीन। इसकी पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए बेटा कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ हिज रिप्रोडक्शन, सॉरी अपनी बॉडी के ग्रोथ फेज के दौरान, ये बैक्टीरिया अपने ग्रोथ फेज के दौरान कुछ प्रोटीन्स बनाता है विच इज कॉल्ड एज बीटी टॉक्सिन। ठीक है, ये क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन है और ये जो क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन है एक्चुअल में ये एक जीन से बनता है। इस जीन को बीटी टॉक्सिन या क्राइजीन बोलते हैं। क्राइजीन ज्यादा फेमस नाम है, याद रखना। क्राइजीन जो है क्रिस्टल बनाने वाला प्रोटीन। ठीक है, ये जो प्रोटीन बनाएगा, ये जब बनता है प्रोटीन तो ये प्रोटॉक्सिन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटॉक्सिन? ये इनएक्टिव टॉक्सिन है। ये टॉक्सिन एक्टिवेट कब होता है? ये टॉक्सिन एक्टिवेट तब होता है जब ये इंसेक्ट के गट में जाएगा। तो इंसेक्ट के गट में उसको अल्कलाइन पीएच मिलेगा जब ये एक्टिव हो जाएगा। और ये टॉक्सिन एक्टिवेट होते ही इंसेक्ट के गट के एपिथेलियम, गट की जो वॉल है उससे बाइंड करेगा और वहां पे परफोरेशन स्पोर क्रिएट कर देगा। एट द एंड जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी, याद रखना है आपको। ठीक है, देखो ये दिया है लेपिडोप्टेरन्स, सीलियोप्टेरन्स, डायप्टेरन्स आर द ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट्स किल्ड बाय प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। तो स्टेटमेंट ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट रही होगी जरूर। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, कोई शक वाली बात नहीं है। विच टाइप ऑफ पीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव बीटी प्रोटॉक्सिन इनटू एक्टिव टॉक्सिन? तो वही पूछ रहा है कौन सा टाइप का पीएच चाहिए होता है प्रोटॉक्सिन को टॉक्सिन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे चाहिए आपको क्या, यहाँ पे चाहिए अल्कलाइन, अल्कलाइन पीएच। ठीक है, और ये अल्कलाइन पीएच कहाँ मिलता है? गट ऑफ इंसेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको कि द एक्टिव बीटी टॉक्सिन, जब एक बार एक्टिव हो जाएगा बीटी टॉक्सिन तो क्या करने वाला है? तो ये इट विल बाइंड टू द मिडगट एपिथेलियम, मिडगट एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है, सेल्स ऑफ द इंसेक्ट्स एंड क्रिएट व्हाट? परफोरेशन या पोर्स, पोर्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, छेद क्रिएट कर देगा जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इंसेक्ट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा बेसिकली। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये टॉक्सिन है तो ये इंसेक्ट को ही नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, बैक्टीरिया या प्लांट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा है? तो आपको याद रखना है कि बता दिया कि एक्चुअल में ये प्रोटॉक्सिन है, एक्टिव टॉक्सिन नहीं है, इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसको? बैक्टीरिया को और प्लांट को। लेकिन जब इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा तो एक्टिव हो जाएगा, तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रहा है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस फॉर्म्स अ प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर growth phase of their cycle, of their life cycle, and these crystals contain a toxin। ठीक है, ये वाले जो क्रिस्टल्स हैं ये एक टॉक्सिन कंटेन करते हैं विच इज कॉल्ड एज व्हाट? ठीक है, विच इज कॉल्ड एज व्हाट? इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ठीक है, याद रखना है आपको, ये एक प्रोटीन बनाते हैं विच इज इंसेक्टिसाइडल इन नेचर। आगे है बेटा, द चॉइस ऑफ बीटी जीन डिपेंड्स ऑन, चॉइस ऑफ बीटी जीन डिपेंड करती है बेटा क्रॉप पे, कि आप कौन सी क्रॉप जो है वो कर रहे हो, और पेस्ट पे। ठीक है, एंड पेस्ट, टारगेटेड पेस्ट कौन सा है, एंड टारगेट पेस्ट, कि आप किस पेस्ट को क्या कर रहे हो, अटैक करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन है ये क्या करता है, ये बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स को किल करता है। तो आपको कौन से वाला जीन निकालना है जो उसको अटैक करे, वही वाला जीन जो है डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको होपफुली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ये जो एक एक टर्म बेटा मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, उस एक एक टर्म से एक अलग अलग एसर्शन रीजन बन सकता है। ठीक है, अलग अलग, यहाँ से बन जाएगा कि द चॉइस ऑफ बीटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इंसेक्ट। नहीं, ये टारगेट इंसेक्ट पे भी डिपेंड करता है और क्रॉप पे भी, कि आपको कॉटन को रेजिस्टेंट बनाना है, आपको ब्रिंजल को रेजिस्टेंट बनाना है, आपको टोमेटो को रेजिस्टेंट बनाना है। उस अकॉर्डिंगली बेटा जो इंसेक्ट उस पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट उस क्रॉप को क्या करता है, मारता है, उस अकॉर्डिंगली आप बीटी में से, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस में से वो स्पेसिफिक जीन निकालोगे और वही स्पेसिफिक जीन आप ट्रांसफर करोगे, तभी काम बनेगा। आगे देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटी टॉक्सिन? तो बताया मैंने आपको, इसको बोलते हैं क्राई जीन। क्या बोला जाता है इस जीन को?
क्राइजीन। उसके बाद नेम 2 क्राइजीन दैट कंट्रोल्स कॉटल बॉलवर्म, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है बेटा, ठीक है। दो कौन कौन सी वेरिएंट दिए हैं जीन के, एक दिया है क्राई 1 AC और एक दिया है क्राई 2 AB, ठीक है। एक है क्राई 1 AC और एक है क्राई 2 AB। एक और होता है बेटा क्राई 1 AB, वो कंट्रोल करता है किसको, कॉर्न बोरर को, ठीक है। ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, चेक करना। नाउ विच निमेटोड इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, ठीक है। कौन सा निमेटोड है जो कि रूट ऑफ टोबैको प्लांट को क्या करता है, इन्फेक्ट कर रहा है। तो निमेटोड का नाम है मिलॉइड गाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है। मिलॉइडी गाइन स्पेलिंग चेक कर लेना एक बारी, ठीक है। एक बार जरूर एनसीईआरटी से आप स्पेलिंग चेक करोगे, ये भी आपका काम है, कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना। ठीक है, थोड़ा सा तेज नहीं बोल पा रहा हूं मैं, है ना, गले में दिक्कत हो रही है मेरे को, तो हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा के रखना। उसके बाद अ नोवल स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन निमेटोड बेस्ड ऑन विच प्रोसेस, ठीक है। तो नोवल टेक्निक कौन सी है बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस याद रखना है, इसी का यूज करके आपने टोबैको प्लांट में रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। नाउ विच प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, कौन सा मेथड यूज होता है, इसका आंसर भी आरएनए इंटरफेरेंस ही रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आरएनए इंटरफेरेंस है। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, मैं बहुत ही बेसिक वे में आपको बताने की कोशिश करूं तो किसी भी जीन को अगर प्रोटीन बनाना है तो वो जीन पहले एमआरएनए बनाता है, फिर उस एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो पहले बनेगा एमआरएनए और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना। तो अगर मैं एमआरएनए की बात करूं तो एमआरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अगर मैं किसी भी स्टेज के ऊपर इस सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए को डबल स्टैंडर्ड बना दूं तो डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए जो है वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और अब ये साइलेंस हो गया, मतलब जो पर्टिकुलर जीन है वो साइलेंस हो गया, वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा है। इसलिए इस मेथड को जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। तो आपने प्रोटीन बनने से रोक दिया किस लेवल पे, मुझे बताओ। आपने प्रोटीन बनने से रोक दिया एट द लेवल ऑफ आरएनए, इंटरफेयर करा आरएनए के लेवल पे, इसीलिए इसको बोलते हैं हम आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, इस टेक्निक को, ठीक है। और हमने यही टेक्निक एक्टिवेट कर दी टोबैको प्लांट में एक निमेटोड के खिलाफ, जो निमेटोड उसको बीमार करता था, ठीक है। इस निमेटोड का नाम है मिलोइडगाइन इनकॉग्निशिया। मिलोइडगाइन इनकॉग्निशिया टोबैको प्लांट की रूट में इन्फेक्शन करता है, इन्फेस्टेशन करता है, उसको इन्फेक्ट करके अंदर रहने लगता है। तो हमने क्या किया, टोबैको प्लांट के अंदर इस मिलॉइड गैन इनकॉग्निशिया के खिलाफ आरएनए इंटरफेरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब टोबैको प्लांट के अंदर ये वाला मिलॉइड गैन इनकॉग्निशिया अपने प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो ग्रो भी नहीं कर पाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। आगे देखो, इन आरएनए इंटरफेरेंस आरएनए आई द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्टेड वायरस हैविंग आरएनए जीनोम। बिल्कुल सही बात है। अगर आपसे पूछेगा कि ये जो आरएनए इंटरफेयर करने के लिए, आरएनए इंटरफेयर करने के लिए आरएनए बन रहा है, छोटे छोटे आरएनएस बनते हैं जो ब्लॉक करते हैं, अगर आपको ये टेक्निक नहीं पता तो वीडियो लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का ऑलरेडी वीडियो लेक्चर अपलोडेड है मेरी यूट्यूब पे, आप जाके चेक कर सकते हो चैनल पे, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस में ये जो छोटे छोटे आरएनए जो ब्लॉक कर रहे हैं, इनका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस आरएनए। तो एनसीईआरटी ने दो सोर्स दिए हैं। एक तो ये दिया है कि इन्फेक्शन बाय वायरस, कि ऐसे किसी वायरस ने पहले इन्फेक्ट किया होगा तो उसका जीनोम आपके जीनोम में रह गया और अब वो क्या कर रहा है, अब वो साइलेंस कर सकता है। और दूसरा क्या, ट्रांसपोजोन, जिनको जंपिंग जीन्स कहा जाता है, जो ऐसे एलिमेंट जो कि क्या करते हैं, अपने सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए विच रेप्लिकेट्स वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, क्या आपके एनसीईआरटी में लिखा है, विच रेप्लिकेट्स वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, याद रखना है, ठीक है। तो विच रेप्लिकेट्स वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। होता क्या है कि जो आपका डीएनए है, डीएनए जो भी ट्रांसपोजोन्स है, वही ट्रांसपोजोन्स ब्लॉक कर पाएंगे आपके जीन को, आपके स्पेसिफिक एमआरएनए को, जो कि आरएनए बना पा रहे। तो आरएनए के थ्रू ही वो ब्लॉक करेंगे उसको, ठीक है। आगे देखो, मैचिंग हमारा फेवरेट। मैचिंग में बेटा आरएनए इंटरफेरेंस हो गया साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, ठीक है। क्राई 1 AB कॉर्न बोरर, क्राई 1 AC कॉटन बॉलवर्म, और सी पेप्टाइड प्रो इंसुलिन। इंसुलिन वाली कहानी भी सुन लो बेटा। इंसुलिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो चाहिए होता है हमको कौन सी बीमारी के अंदर, डायबिटीज के अंदर, डायबिटीज मेलिटस में। और डायबिटीज मेलिटस के अंदर इंसुलिन बहुत जरूरी होता है। पहले क्या होता था, किसी को भी अगर डायबिटीज हुई
और इंसुलिन चाहिए बॉडी के अंदर। तो हम लोग क्या करते थे, हाँ, इंसुलिन निकाला जाता था किसमें से, पिग्स में से, स्लॉटर पिग्स और कैटल में से इंसुलिन निकालते थे। लेकिन इसके दो नुकसान है। पहला नुकसान तो ये है कि जब आपने किसी एनिमल को मार दिया तो अब मारने के बाद उसके पैनक्रियाज में जितना इंसुलिन बना था उतना ही मिलेगा, हमेशा के लिए तो मिलेगा नहीं आपको, राइट। और दूसरा, ये जो इंसुलिन मिल रहा था ये क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन नहीं है तो बहुत लोगों में सीवियर एलर्जी हो रही थी। ये मेजर रीजन आपके एनसीईआरटी में दिया है। मेजर रीजन क्या है कि क्या दिक्कत थी वो पुराने वाले इंसुलिन में जो बायोटेक से पहले बनाया जाता था। भाई वो इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन नहीं था, तो बॉडी जो है उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करती थी, एलर्जी क्रिएट होती थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इंसुलिन को बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बनाना शुरू किया। कौन सी कंपनी है जिसने सबसे पहले बनाया, एलाई लिली, ठीक है, एलाई लिली कंपनी ने सबसे पहले बनाया। उसके बाद इन अर्ली टाइम्स, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन अर्ली टाइम्स इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ विच एनिमल्स, तो स्लॉटर्ड कैटल्स, कैटल्स एंड पिग्स, ठीक है, इनसे निकाला जाता था। उसके बाद इन मैच्योर्ड इंसुलिन ए एंड बी पेप्टाइड आर लिंक टुगेदर बाय ए और बी पेप्टाइड, बेटा दो पेप्टाइड होती हैं ए और बी, इनके बीच में जो लिंकेज है दैट इज डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। ये जो लिंकेज है दैट इज, एक और होती है सी, दूसरे कलर से बनाता हूँ, एक और होती है बेटा क्या, सी, ठीक है, ये सी है। तो ए और बी और सी तीन है इमेच्योर में, लेकिन मैच्योर के अंदर ये सी पेप्टाइड नहीं होती है, इसलिए सी पेप्टाइड को इनहिबिटरी बोलते हैं, क्योंकि जब तक सी पेप्टाइड चिपकी हुई है ये इंसुलिन प्रो इंसुलिन है, मतलब इनएक्टिव है। इसको एक्टिवेट करने के लिए सी पेप्टाइड जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है, मैच्योरेशन के दौरान। आगे बोल रहा है विच पेप्टाइड चेन इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन, सी पेप्टाइड। क्लियर हुई ये बात, सी पेप्टाइड। आगे देखो, नाउ विच इज द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा है जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाने में सबसे मेजर दिक्कत कॉज कर रहा था। तो एक्चुअल में आंसर रहना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, मैंने आपको बताया। दिक्कत ये आ रही थी कि हमने जब अपनी बॉडी के अंदर से इंसुलिन का जीन निकाला और उसको ट्रांसफर किया, ठीक है, बैक्टीरिया में, कि भाई हम इंसुलिन बनाएंगे, तो एक्चुअल में ए बी और सी तीनों चेन साथ में आ रही थी, मतलब जो इंसुलिन बन रहा था वो इनएक्टिव बन रहा था, ठीक है, इनएक्टिव इंसुलिन बन रहा था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको याद रखना है क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी गेटिंग इंसुलिन, इंसुलिन असेंबल्ड इन मेच्योर फॉर्म, मेच्योर फॉर्म, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया, एलाई लिली कंपनी ने, एलाई लिली कंपनी ने। इसने सॉल्व कैसे किया, इसने ए चेन बनाने वाला डीएनए का सीक्वेंस अलग से बैक्टीरिया इकोलाई में डाला, बी चेन बनाने वाला सीक्वेंस अलग डाला, ए पेप्टाइड अलग बनाई, बी पेप्टाइड अलग बनाई, और फिर इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बनाया, तब जाके आपको मैच्योर इंसुलिन मिला। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। तो क्या टेक्निक थी मैच्योर इंसुलिन बनाने की, कि ए पेप्टाइड के अंदर जो आपका क्या है, प्रोटीन बन रहा है, वो ए पेप्टाइड अलग से बनाया ई कोलाई के अंदर, बी पेप्टाइड अलग से बनाया, फिर दोनों के बीच में क्या बनाया, डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है, गुड। आगे देखो, इफ अ पर्सन इज बोर्न विद हेरिडिटरी डिसीज विच करेक्टिव थेरेपी, कौन सी थेरेपी हेल्प कर सकती है इसको, तो जीन थेरेपी, जीन थेरेपी, जीन थेरेपी हेल्प करेगी। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन बाय, सबसे पहली गिवन इन, तो 1990, अपनी एनसीईआरटी में चेक कर लेना, लिखा हुआ है कि 1990 के अंदर सबसे पहली जीन थेरेपी दी गई, ठीक है, एक 4 साल की लड़की के अंदर। तो आपको याद रखना है। उसके बाद किस बीमारी के लिए दी गई, तो एडिनोसाइन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी, उसको एडीए डेफिशिएंसी, याद रखना है कौन सी थी, एडीए डेफिशिएंसी थी उस लड़की को। इस पे क्वेश्चन आता है। इस बीमारी को स्किड बोला जाता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। एडीए चाहिए क्यों बॉडी को, तो बॉडी के किस सिस्टम को एडीए चाहिए होता है, तो इम्यून सिस्टम को, ठीक है। एडीए चाहिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, बीओटी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन में एंजाइम लगता है। तो ऐसा बच्चा जिसमें बाय बर्थ नहीं बन रहा है उसके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो एडीए डेफिशिएंसी। और भी क्वेश्चंस आते हैं एडीए से रिलेटेड, ठीक है, छोटे छोटे, की ये थेरेपी का जीन थेरेपी का बेसिकली सक्सेस रेट कब हाई होता है, तो जब एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना अर्ली होएगा उतना ज्यादा इसका क्या है, सक्सेस रेट के चांसेस क्या है, ज्यादा, ठीक है। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा इसकी एफिशिएंसी जो है वो कम होती रहेगी, ये ड्रॉबैक है उसका टेक्निक का।
बाकी एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट कैसे किया जाता है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चेक करना, ठीक है। टेम्परेरी ट्रीटमेंट दिए हुए हैं कुछ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद नाउ गिवन गिव द नेम ऑफ 3 टेक्निक्स दैट सर्व्स द पर्पस फॉर अर्ली डायग्नोसिस। वो कह रहा है आपकी एनसीईआरटी में 3 टेक्निक दी हुई है, तीनों का नाम लिखो। एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, आर डीएनए टेक्नोलॉजी ये दी हुई है। दूसरी दी हुई है एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, और तीसरी दी हुई है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेटा ये तीनों ऐसी टेक्निक है जो ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ी सी अलग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स? तो तो हम क्या करते हैं, हम अपना ट्रेडिशनल टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, बॉडी के सीरम टेस्ट वगैरह कराते हैं कि आपकी बॉडी का ब्लड टेस्ट हो रहा है ये चेक करने के लिए कि ब्लड में इन्फेक्शन बैक्टीरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारी चीजें ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं। प्रॉब्लम ये आती है ट्रेडिशनल टेक्निक्स के अंदर कि जब तक सिम्टम बहुत ज्यादा ना हो जाए, जब तक पैथोजन का अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा नहीं जाएगा, तब तक डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत अर्ली डायग्नोसिस, उससे पहले आपकी बॉडी में सिम्टम आए, ठीक है, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। कई बार ऐसा होता है ट्रेडिशनल टेक्निक्स जो हैं वो नेगेटिव बताती है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है ही नहीं, ठीक है। बाद में जाके पता चलता है जब और सिम्टम सीवियर होते हैं कि हाँ भाई इन्फेक्शन है, उसी टेक्निक से। तो अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है ट्रेडिशनल से। अर्ली डायग्नोसिस करना है तो एनसीईआरटी में 3 दी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज कर सकते हो, एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे which works on the principle of antigen antibody interaction, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एलिजा का प्रिंसिपल है, याद रखना है। ये 3 टेक्निक्स है जो कि हेल्प करती है अर्ली डायग्नोसिस में। सिम्टम नहीं आए उससे पहले ही कर देगी। पीसीआर बहुत फेमस है इस चीज के लिए क्योंकि वो एम्पलीफाई कर देती है डीएनए को, काम ही है पीसीआर का एम्पलीफिकेशन, तो पीसीआर बहुत फेमस है। वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एट द टाइम व्हेन इन्फेक्शन व्हेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज इज नॉट येट विजिबल। जब डिसीज के सिम्टम भी विजिबल नहीं है तो कैसे अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है, कैसे आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हो? तो ये आप कर सकते हो बेटा पीसीआर के थ्रू। पीसीआर के थ्रू कैसे? बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आप एम्पलीफाई कर सकते हो किसको? न्यूक्लिक एसिड को। तो जो जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन आपकी बॉडी में घुसा है, वायरस आपकी बॉडी में घुसा है, उसका जेनेटिक मटेरियल एम्पलीफाई करके डिटेक्ट कर सकते हो कि एक्चुअल में इन्फेक्शन प्रेजेंट है कि नहीं है, याद रखना है। उसके बाद विच टेक्निक इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी। अब जनरली बच्चे यहाँ पे आंसर एलिजा कर देंगे कि एलिजा, लेकिन अभी करंटली पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर इज बीइंग यूज्ड। पीसीआर डायग्नोस्टिक बहुत ही फेमस टेस्ट है बेटा, अभी कोविड हुआ था तब भी बहुत फेमस हुआ था पीसीआर का एक फॉर्म विच इज आरटीपीसीआर, ठीक है। तो पीसीआर एक बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बेटा आपका एलिजा विच इज अ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आंसर नहीं करूंगा। प्रिंसिपल बताओ एलिजा का। एलिजा की फुल फॉर्म भी लिख देना कमेंट बॉक्स में, प्रिंसिपल भी बता देना। क्वेश्चन नंबर 27 आपका काम है। चलो आगे देखो। एनिमल दैट हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन। बिल्कुल ठीक है। क्या बोलते हैं ऐसे एनिमल को? इनको बोला जाता है ट्रांसजेनिक, ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। आगे देखो। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट, कौन सी बीमारी के लिए यूज होता है बेटा? एम्फाइसीमा, याद रखना है। नेम द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बेटा, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, रोजी कब बनाई गई? जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बार चेक कर लेना एनसीईआरटी से जरूर। जहां तक मुझे याद आ रहा है 1997 में, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई रोजी, याद रखना है। क्यों? क्योंकि और कैसे बनाई गई और क्या खास था इसके अंदर? इसका जो मिल्क था वो ज्यादा बैलेंस माना जाता था ह्यूमन यंग वंस के लिए, ह्यूमन बेबी के लिए, क्योंकि इसमें ह्यूमन मिल्क प्रोटीन बनता है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। कितनी कंसंट्रेशन में? 2.4 ग्राम्स पर लीटर, ठीक, अच्छा खासा कंसंट्रेशन। उसके बाद द मिल्क ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कंटेन अ ह्यूमन प्रोटीन कॉल्ड एज अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन भी बोल सकते हो। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च सेफ्टी। भैया जेनेटिकल मॉडिफिकेशन जो है वो किस हद तक हो सकती है, कितना मॉडिफाई कर सकते हो, कितना छेड़छाड़ कर सकते हो किसी स्पीशीज के साथ, इस सब के रूल कौन कंट्रोल करती है? जीईएसी, फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको रिवाइज कराना मेरा काम है, वो मैंने करा दिया, ठीक है जी। आगे देखो।
आगे दिया है कि द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। बिल्कुल किसी कंपनी के रिसोर्सेज का, किसी कंट्री के बायो रिसोर्सेज का यूज करना बिना किसी ऑथराइजेशन के, ठीक है, और कोई कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं करी आपने, तो चोरी हो गई सीधा सीधा, इसीलिए इसका नाम है बायो पायरेसी। क्या बोला जाता है इसको? बायो पायरेसी, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म आती है विच इज बायो पेटेंट। बायो पेटेंट मतलब अगर आपने कोई भी नई चीज ढूंढी, कोई भी नई चीज ढूंढी, उसका आविष्कार किया, तो आप अपने नाम पे उसका पेटेंट ले सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इट वाज लर्न्ड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s दैट द होल प्लांट कुड रीजनरेट फ्रॉम। तो बेटा यहाँ पे टिश्यू कल्चर टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। एक्स प्लांट, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स प्लांट? टिश्यू कल्चर होता क्या है? तो आपने पुराने वाले प्लांट का बेटा कुछ टिश्यू निकाला, ठीक है। लेट्स से आपने क्या किया, पुराने वाले प्लांट से टिश्यू लेने के लिए उसकी लीफ ली, फिर लीफ से टिश्यूज निकाले, ठीक है। इस टिश्यू को न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया, और जब आप न्यूट्रिएंट मीडियम, वाइटामिन्स, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये सब डालोगे, तो आपको पता चलेगा ये जो टिश्यू है ये क्लस्टर ऑफ सेल बना देगा, जिसको बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? फिर कैलस में धीरे धीरे रूट फॉर्मेशन और शूट फॉर्मेशन हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन से वो डाले हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन से डाले हैं, पहले रूट या पहले शूट बन सकती है, ये दोनों साथ में बन सकती हैं। रूट और शूट फॉर्मेशन होगी, फिर आप इस प्लांट को ग्रो करा सकते हो। फायदा क्या है इस टेक्निक का, टिश्यू कल्चर का? एक तो पूरा प्लांट नहीं चाहिए आपको, प्लांट का एक पार्ट चाहिए। तो प्लांट का वो पार्ट जो नया प्लांट बनाने में हेल्प करे उसको बोलते हैं एक्स प्लांट। एक्स प्लांट बहुत आसान है, पुराने वाला प्लांट। और इस प्लांट से आपने टिश्यू निकाला, उसको न्यूट्रिशन दिया। दूसरा, इस टेक्निक से आप छोटे टाइम पीरियड में बहुत सारे प्लांट ग्रो करा सकते हो, इसलिए इस टेक्निक को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। छोटे टाइम पीरियड में बहुत सारे प्लांट, क्योंकि एक टिश्यू तो नहीं, बहुत सारे टिश्यू ले सकते हो। तीसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेटा प्लांट अगर वायरस इन्फेक्शन भी है प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर इन्फेक्शन भी है वायरस का, उसके बाद भी, ठीक है, अगर प्लांट के अंदर वायरस का इन्फेक्शन भी है, तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, उससे वायरस फ्री प्लांट बना सकते हो। कैसे? मेरिस्टेम कल्चर करके। टिप मेरिस्टेम ले लो बेटा। टिप मेरिस्टेम जो होती हैं उसके अंदर वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। तो कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें वायरस इन्फेक्शन भी है, उसकी टिप की मेरिस्टेम के अंदर वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो आप क्या कर सकते हो, प्लांट को वायरस फ्री प्लांट से भी ऐसे प्लांट बना सकते हो जिसमें वायरस इन्फेक्शन नहीं है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि आप, चौथी एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको याद रखनी है, कि प्लांट के टिश्यूज में या प्लांट के सेल में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पूरा प्लांट ग्रो हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको अपनी बॉडी का एक टिश्यू दूं और बोलूं मेरे जैसा एक और इंसान ग्रो कर दो उस टिश्यू को न्यूट्रिशन देके, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है हमारी बॉडी में कि आप स्किन का सेल लो और स्किन के सेल को न्यूट्रिशन देकर स्किन का सेल ही बना दो, राइट। लेकिन आप पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी बना पाओ, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में इस वक्त एक प्रॉपर्टी नहीं है जो प्लांट सेल में होती है, विच इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, टोटल पोटेंशियल, मतलब एक एक टिश्यू बनाने की ताकत बॉडी में, वो मेरिस्टेम सेल्स के पास है प्लांट में। तो टोटीपोटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं जरा फटाक से क्या करना है इसमें। द कैपेसिटी टू रीजनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी प्लांट और एक्स प्लांट इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। तो आपको अभी पता है, इसी को बोलते हैं हम क्या? टोटीपोटेंसी। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन। छोटे टाइम पीरियड में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ग्रो कराया, तो इसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। नेक्स्ट, नाउ ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकल आइडेंटिकल। बिल्कुल सच बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, एसेक्सुअल है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ये प्लांट, ठीक है, टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, ठीक है। दे इट मीन्स दे आर सोमैटिक हाइब्रिड्स, सॉरी, सोमैटिक क्लोन्स विच आर कॉल्ड एज सोमा क्लोन्स, ठीक है। क्लोन्स मतलब होता है फोटोकॉपी। तो क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फोटोकॉपी बनेगी, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। और आपने कौन से सेल लिए? क्या आपने रिप्रोडक्टिव सेल लेके टिश्यू कल्चर कराया, नॉर्मल मेरिस्टेम सोमैटिक सेल लेके कराया? सोमैटिक, इसलिए इनको सोमा क्लोन्स कहा जाता है। सोमैटिक सेल्स का यूज करके क्लोन बनाना, आइडेंटिकल टाइप के प्लांट्स बनाना, दीज आर कॉल्ड एज, इन प्लांट्स को आपस में बोला जाता है सोमा क्लोन्स, ये भी याद रखना। उसके बाद, इवन इफ द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, द डैश इज वायरस फ्री मेरिस्टेम, ठीक है। द मेरिस्टेम टिश्यू, और कौन सा मेरिस्टेम? टिप मेरिस्टेम, एपिकल या एक्सिलरी।
टिप मेरिस्टम दो टाइप का, या तो टिप ये वाला टिप हो सकता है या फिर आपका जो ब्रांचेस का टिप होता है। तो एक्सिलरी भी टिप है और एपिकल भी टिप है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। उसके बाद व्हेन अ प्रोटोप्लास्ट, अब आ गए हम बेटा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे, जिसमें दो अलग अलग प्लांट्स के क्या करते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म लेते हैं। क्या ले रहे हैं? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब होता है सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट, याद रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट? सेल विदाउट सेल वॉल। एक प्लांट सेल लो, उसकी सेल वॉल उतार दो, सेल वॉल उतारते ही अब जो प्लांट सेल बचेगा दैट इज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो आप दो सेल की प्रोटोप्लास्ट लो और उसको आपस में फ्यूज करा दो। अब ये एक सेल बन गया, इस सेल को न्यूट्रिशन देके टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करा दो। ठीक है, तो आपका जो प्लांट बनेगा वो हाइब्रिड होगा। ठीक है, वो वेरिएशन वाला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग प्लांट से मिल रहा है। ऐसे ही सोचो, अगर आपने पोटैटो से लिया एक सोमैटिक सेल, आपने टोमेटो से लिया एक सोमैटिक सेल, दोनों की प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा दिया, तो अब जो बनाया आपने दैट इज पोमैटो। इसको टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करा लो। ठीक है, तो इस केस में जो प्लांट बनते हैं दोज आर कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिड्स, और प्रोसेस को बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ में आई बात? व्हेन अ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द टोमेटो इज फ्यूज्ड विद अ पोटैटो, देन दे ग्रोन एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक है, कौन सा सोमैटिक हाइब्रिड? पोमैटो। पोमैटो बनाया गया। पोमैटो इज रिप्रोडक्टिव हाइब्रिड, बिल्कुल सच बात है। अरे गलत बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोमैटो इज अ सोमैटिक हाइब्रिड, गलत है ये। पोमैटो इज अ सोमैटिक हाइब्रिड। हाइब्रिड तो है, हाइब्रिड क्यों? क्योंकि दो अलग अलग आपने वैरायटी को कंबाइन करके बनाया है, इसको तो हाइब्रिड है। बट ये सोमैटिक हाइब्रिड है, रिप्रोडक्टिव सेल्स यूज नहीं हुए इसमें। सोमैटिक सेल्स, बॉडी के नॉर्मल सेल्स को सोमैटिक या वेजिटेटिव बोलते हैं प्लांट के केस में, तो सोमैटिक सेल्स, राइट। उसके बाद बाइसोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ रही है क्यों। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमने इस चैप्टर की जितनी वो स्टेटमेंट थी जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, रिपीट मोड पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली पूछते हैं, वो सब कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा भी समझ में आया हो, ठीक है। एनर्जी आज थोड़ी सी लो थी, मैं बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है, बोलने में दिक्कत है थोड़ी सी, तो लेकिन आपको समझ में पक्का आया होगा अगर आपने वीडियो लेक्चर को ढंग से देखा है। तो अगर आपकी इस वीडियो लेक्चर ने आपकी हेल्प करी है तो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर देना बेटा, कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर कर देना, डू शेयर द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।